अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आज आपके साथ समाना अकरम एडवोकेट। और आज मैं आपके साथ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 को शेयर करूँगी। इसको हम आज मिलकर पढ़ेंगे। तो नाजरीन, जिस तरह से मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है ये ना सिर्फ हम वकला हजरात के लिए बल्कि जितने भी अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जितनी भी ये पब्लिक है, आवाम है, कि जो भी मुस्लिम्स हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, अगर वो मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे जो है हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है और हर चीज़ जो है उन पर वाज़ेह हो जाएगी। तो उनको बहुत ज़्यादा फिर किसी के पास बार बार जाने की, रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये 11 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। जिस तरह से मैंने इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लिया है, इसकी मैंने एक शॉर्ट की बनाई है, तो जिसमें 11 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। पहले सेक्शन के अंदर इसकी कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है। दूसरे सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस हैं इसकी, कि आर्बिट्रेशन क्या है और यूनियन काउंसिल क्या है और वार्ड क्या है। इसी तरह से सेक्शन 3 के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो बाकी ऑर्डिनेंस से ओवरराइड करेगा या नहीं करेगा, या कितने हद तक वो प्रिवेल करेगा। फिर सेक्शन 4 जो है वो सक्सेशन के बारे में हमें बताते हैं। इसी तरह सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बताते हैं कि शादी हमने रजिस्टर्ड करनी है तो उसका क्या मेथड है। फिर इसी तरह से सेक्शन 6 जो है वो पॉलीगमी के बारे में बताते हैं। सेक्शन 7 जो है वो तलाक के बारे में बताता है कि अगर डिवोर्स, कोई भी शख्स किसी अपनी वाइफ को डिवोर्स करता है तो उसका तरीकाकार क्या है, वो किस तरीके से डिवोर्स करेगा, वह यूनियन काउंसिल में जाएगा या सिर्फ उसका एक नोटिस दे देना ही उसको काफ़ी होगा। फिर नाज़रीन, सेक्शन 8 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन बाय लॉ। सेक्शन 9 मेंटेनेंस के बारे में बताता है कि मेंटेनेंस उसमें सिर्फ फीमेल का आएगा या उसके बच्चों का भी मेंटेनेंस आएगा। फिर सेक्शन 10 जो है वो डॉवर के बारे में बताता है कि हक महर जो है वो कितना लिखना चाहिए, वो उसमें अगर नहीं लिखा हुआ तो उसके बारे में क्या हुक्म है। और ये लॉ जो है हमें इस सारी चीज़ों के बारे में आगाही देता है। सेक्शन 11 जो है वो पावर टू मेक रूल है, कि अगर कोई भी रूल्स, कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स बनाती है तो वो कितने हद तक बना सकती है, वो अपने पार्ट्स को कितना यूज़ कर सकती है। ये था जो मैंने एक शॉर्ट आपको इसका ओवरव्यू दिया। अब हम इसके ऊपर जाएंगे कि जो सेक्शन 1 है, कि सेक्शन 1 के अंदर क्या है, कि इसकी कमेंसमेंट कब हुई और इसका शॉर्ट टाइटल क्या है और ये कितना एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 1 ही इसका हमें बताता है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये वाला कानून लागू होगा। और इसी तरह से जो हमारे पास अब सेक्शन 2 आ गया डेफिनेशंस का, कि डेफिनेशंस जो है वो सबसे जो मेरे ख्याल में अहम इसका पार्ट है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल है। कि अगर हमने शादी करनी है, अगर हमें डिवोर्स करनी है, अगर किसी ने सेकंड मैरिज करनी है तो उसको भी अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाएगा, यूनियन काउंसिल में जाएगा, जाके उनको अपना मसला बताएगा तो वो जो है उसको हल करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, सबसे पहले है सब सेक्शन ए, उसमें आ जाता है, उसमें आर्बिट्रेशन काउंसिल की तारीफ दी गई है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल बेसिकली है क्या। आर्बिट्रेशन काउंसिल या सालसी काउंसिल से मुराद वो बॉडी है जो एक चेयरमैन और उसके ऑर्डिनेंस के तहत निपटाए जाने वाले दोनों फरीकैन में से एक एक नुमाइंदा होगा। इसी तरह से अब इसका अगर हम लोग सेक्शन 2 का सब सेक्शन बी ले लें तो चेयरमैन की डेफिनेशन बताई गई है। आर्बिट्रेशन काउंसिल में आप देखें कि वो एक चेयरमैन होगा। अब चेयरमैन को भी डिफाइन किया गया कि चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन से मुराद चेयरमैन यूनियन काउंसिल या वो शख्स की जिसका तकर्रुर फेडरल गवर्नमेंट करेगी, कंटोनमेंट के इलाका जात में किया हो, या सूबाई हुकूमत ने किसी भी दीगर इलाका जात में उसका किसी भी एक पर्सन का तकर्रुर किया हो, या किसी ऐसी मजाज अथॉरिटी, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट जो है अगर वो किसी बंदे को अनाउंस कर देती है कि ठीक है ये बंदा जो है ये चेयरमैन के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देगा, तो वो बंदा जितने भी आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर मसाइल आएंगे ना तो वो उनको सरअंजाम देगा। अच्छा, अब इसमें ये बात है कि जहाँ चेयरमैन यूनियन गैर मुस्लिम हो तो फिर उसमें उसका हमारे पास क्या हल है। फिर हमें ये लॉ ये कह रहा है कि अगर वो गैर मुस्लिम होगा तो या वो खुद सालसी काउंसिल में दरख्वास्त गुजारी का ख्वाहिशमंद होगा, या बवजह बीमारी या किसी दीगर वजह से चेयरमैन के फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने से कासिर हो, तो ऑर्डिनेंस हाजा के मकासद के लिए काउंसिल अपने मुसलमान मेंबरान में से
मुसलमान मेंबरान में से एक मेंबर को बतौर चेयरमैन चुन सकती है। अब इसी तरह से सेक्शन 2 का हमारे पास डेफिनेशंस का सब सेक्शन सी जो है वो हमें प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब का मतलब होता है तजवीज़ करना, कि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हमने इसमें लॉज लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, हमने कवायद से लिए हैं। फिर इसी का सब सेक्शन डी जो है उसमें वो ये कह रहा है कि यूनियन काउंसिल की डेफिनेशन दी गई है कि अब यूनियन काउंसिल क्या है, आर्बिट्रेशन काउंसिल चेयरमैन, और अब इसी तरह से आगे जाके यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल से मुराद यूनियन काउंसिल टाउन या यूनियन कमेटी है जो बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर 1959 के तहत तश्कील दी गई है, जो तजवीज़ करदा मामले में इख्तियार समात रखती हो। मतलब जो भी अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो जितनी उसको लॉ ने पार दी है वो उसके अंदर अंदर उसको दायरे इख्तियार रखती है कि वो उसको सुन सके। इसी तरह से सब सेक्शन ई जो है वो हमें वार्ड की डेफिनेशन के बारे में बताता है कि वार्ड से मुराद यूनियन या टाउन की झेली वार्ड है। अब इसी तरह से नाजरीन हम अगर सेक्शन 3 पर चले जाते हैं तो पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 जो है वो ऑर्डिनेंस और राइट अदर लॉज, कि अगर दो कोई भी लॉज आपस में आ जाते हैं, जैसे वो कंट्राडिक्ट कर जाते हैं, या कोई भी ऐसी हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि जिस पर हमारे पास किसी और लॉ का भी कोई सेक्शन मौजूद होता है और हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का भी कोई सेक्शन मौजूद होता है, तो इसमें हमें कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा या कौन सा लॉ जो है वो ओवरराइड कर जाएगा। तो अगर तो कोई भी प्रॉब्लम जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर दिए गए हैं, अगर तो वो उसके बारे में आ जाएगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो फिर जो है फिर ये लॉ ओवरराइड कर जाएगा। जैसे कि अगर किसी की शादी के बारे में, डिवोर्स के बारे में या मेंटेनेंस के बारे में अगर कोई भी इशू आ जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ये खुद एक लॉ है, ये किसी के ऊपर जो है कोई भी सिविल लॉ, कोई भी क्रिमिनल लॉ जो है वो इसको ये नहीं कर सकता कि अगर उनके सेक्शंस आ गए तो इसको अब ख़त्म कर दिया जाए या इसको बाद में देखा जाए, उनको पहले देखा जाए। इनकी अपनी कोर्ट्स होती हैं और इनके अंदर जितने भी फैसले होते हैं उनको जो है वो दूसरे केसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी तरह से सेक्शन 4 सक्सेशन के बारे में आ जाता है कि जिसके मुताबिक जानशीनी। अब जानशीनी क्या है, मतलब कि अगर कोई भी फैमिली है उसके अंदर कोई अगर बच्चा था, उसका कोई प्रॉपर्टी उसके पास आनी थी, लेकिन वो उसका बेटा पहले ही फोत हो गया और उसके बेटे के फोत हो जाने के बाद उसके आगे से बच्चे और बीवी मौजूद थी, तो सेक्शन 4 हमें ये कहता है कि वो जो प्रॉपर्टी थी या वो जितना भी उसका हिस्सा आता था, अगर कोई पैसे में आता है या प्रॉपर्टी में आता है, तो फिर वो उसके जो है वो सीधा उस जो बंदा फोतशुदा है उसके बच्चों को मिलेगा। तो हमें सेक्शन 4 जो है जानशीनी के बारे में, सक्सेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 5, अब जो मेन और अहम सेक्शन है सेक्शन 5 के शादियों का इंदराज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस जो है वो कैसे होगी। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक हर शादी जो मुस्लिम लॉ के तहत सर अंजाम पाए इसी ऑर्डिनेंस के तहत होगा। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत शादी के इंदराज के मकसद के लिए यूनियन काउंसिल एक या एक से ज्यादा अफराद को लाइसेंस जारी करेगी जिन्हें निकाह रजिस्ट्रार का नाम दिया जाएगा, लेकिन एक वार्ड में एक से ज्यादा निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अब इसी तरह से सेक्शन 5 की सब सेक्शन 3 के मुताबिक हर वो शादी जो निकाह रजिस्ट्रार ने सर अंजाम ना दी हो, तो जिस शख्स ने निकाह पढ़ाया वो निकाह रजिस्ट्रार को इस ऑर्डिनेंस के तहत निकाह के अंदराज के मकसद के लिए एक रिपोर्ट करेगा, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है वो सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 जो है उसका, अगर वो कहते हैं कि अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो उसको 3 माह कैद और जुर्माना अदा करने का वो हकदार होगा। मतलब कोई भी शख्स अगर किसी शादी को छुपा लेता है, ठीक है, और वो उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करता, तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आगे जाके बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, फिर अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे। तो इसी तरह से अब सेक्शन 5 की सब सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि निकाह नामा फार्म निकाह रजिस्ट्रार निकाह रजिस्टर को मेंटेन रखेगा और इसका रिकॉर्ड जो है वो यूनियन काउंसिल में महफूज रखेगा। बमुताबिक कानून निकाह नामा रजिस्टर होगा और उसकी नकल जो है वो दोनों पार्टीज को तकसीम कर दी जाएंगी, उनसे एक फीस ली जाएगी जो कि उधर मुकर्रर होगी। वो लेने के बाद उनका जो निकाह नामा की कॉपीज हैं वो दोनों पार्टीज को जो है तकसीम कर दी जाएंगी और यूनियन काउंसिल के अंदर भी उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो नाजरीन इसी तरह से सेक्शन 5 की सब सेक्शन 6 जो है वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी शख्स तजवीज़ करदा फीस जमा करवा के, मतलब अगर कोई भी शख्स रिकॉर्ड देखना चाहता है,
रिकॉर्ड देखना चाहते हैं मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में से अगर कोई भी जाता है या अगर किसी से कोई वो उसका जो फॉर्म जो यूनियन काउंसिल ने उसको दिया होता है अगर वो गुम हो जाता है, ठीक है, या वैसे भी अगर वो जाता है उसको चेक करना चाहता है, अगर वाइफ चली जाती है तो वो चेक करना चाहती है तो जो फीस है वो उसको जमा करवा के और अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसके यूनियन काउंसिल में पड़े हुए हैं वो उनका मुआयना कर सकते हैं। इसी तरह से अब जो मेन सेक्शन आ गया सेक्शन 6, अब ये हमें बताता है कि पॉलीगैमी के बारे में कि अगर एक शख्स जो है वो एक शादी करेगा या दो करेगा या तीन करेगा तो उसका क्या तरीका इख्तियार होगा। इसकी जो है अब हमें सेक्शन 6 ये कहता है इसका सब सेक्शन 1 कि कोई भी शख्स अपनी पहली शादी की मौजूदगी में मजीद दूसरी शादी नहीं कर सकता कि जब तक वो सालसी काउंसिल से तहरीरी मतलब एक परमिशन लेटर उसको दिया जाएगा कि जो वो लेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर अगर वो वहाँ से जाके परमिशन लेटर नहीं लेगा तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो सज़ा का हकदार होगा। इसी तरह से सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इस किस्म की इजाज़त की दरख्वास्त है वो चेयरमैन को तजवीज़ करदा तरीक़ेकार के तहत मुकर्रर फ़ीस के साथ जो है वो सूरत में दी जाएगी कि अब वो अपनी वजूहात बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है मेरी फर्स्ट वाइफ से, ठीक है, या मैं इतने ज़्यादा इस्तात रखता हूँ कि मैं इतनी बीवियों को अफोर्ड कर सकता हूँ तो जो है मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अब उसमें मतलब वो स्पेसिफिक अपना एक प्रॉब्लम जाकर बताएगा और फिर जो चेयरमैन है वो अब देखते हैं कि अब वो उसको इजाज़त देता है या नहीं देता, ठीक है, और ये भी बयान किया जाएगा कि उसने मौजूदा बीवी से इजाज़त ली है या नहीं ली है, या वो ऐसी चेयरमैन के पास आ गया। अब इसका सब सेक्शन 3 फिर हमें ये बताता है कि सब सेक्शन 2 के तहत वसूल होने वाले चेयरमैन मतलब एक जो शोहर है वो अपनी दूसरी शादी की एप्लीकेशन लेकर चेयरमैन के पास जाएगा। सब सेक्शन 3 हमें ये बता रहे हैं कि अब उसमें चेयरमैन क्या करेगा कि अपने अपने नुमाइंदगान जो है वो मुकर्रर करेगा और तश्कील करदा सालसी कौंसल को अब वो कहेगा कि अब उसको इस बात पर मुतमईन करो। अगर तो वो इसको इस बात पर मुतमईन होकर तजवीज़ करदा शादी ज़रूरी है शराइत के पेश नज़र, तो अगर ज़रूरी हो तो वो उसको इजाज़त दे देगा, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो वो उसको इजाज़त कतई नहीं देगा। अब इसका सेक्शन 6 का सब सेक्शन 4 हमें क्या बताता है कि दरखास्त बराए इजाज़त का फैसला करते हुए सालसी काउंसिल, अब सालसी काउंसिल का क्या काम है कि सालसी काउंसिल अपने फैसले में वजूहात भी लिखेगा। जैसे शोहर ने आके वजूहात बताई कि वो इस बिना पर वो दूसरी शादी करना चाहता है, फिर चेयरमैन ने दोनों पर्सन्स को इकट्ठा किया, फिर उनके बीच में लोगों को भी बुलाया। अब जो काउंसिल है अब अगर वो जो भी उस पर फैसला लिखेगी कि अगर उसने एक्सेप्ट करना है अगर रिजेक्ट करना है उसकी एप्लीकेशन को, तो वो उस पर मुकर्रर लिखेगी कि ये वजूहात है कि जिसकी बिना पर जो है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ, और वाकई मुकर्रर के अंदर अंदर जो है ना वो उसको फैसला देगी। अब अगर कोई एक शख्स मतलब उसने परमिशन ले ली और दूसरी पार्टी को पता नहीं चला, ठीक है, या जो उसका फैसला है वो उससे मुतमईन नहीं है, तो वो कलेक्टर के पास जाकर उसकी निगरानी को दायर कर सकता है उसी केस के खिलाफ अपने जो उसने एप्लीकेशन दी थी चेयरमैन को, और कलेक्टर के पास जाके करेगा। और अब जो कलेक्टर उसका फैसला देगा वो फाइनलिटी बेस होगा कि अब वो हतमी फैसला अब उसको अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पूरे अदालत के जिस तरह से प्रोसेस होता है उसी तरह से ये भी सारा प्रोसेस किया गया होता है। अब सेक्शन 6 की सब सेक्शन 5 की कहती है कि कोई भी शख्स जो सालसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर दीगर शादियां करेगा, मतलब 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, फौरी तौर पर अपनी मौजूदा बीवी या बीवियों को हक महर की रकम जो है वो मुकम्मल अदा करेगा। वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, मतलब उसने अदा कर दी है या या उसने अभी गैर मुअज्जल है अभी उसने अदा करनी है, और अगर ऐसी कोई अदायगी ना कर सके तो ऐसी रकम बतौर एरियज ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना तो उस प्रॉपर्टी से वो इनकम जनरेट की जाएगी, वो इनकम जनरेट करके जो उसकी बीवी का हक महर होगा वो उसको दिया जाएगा। और मजीद ये कि अगर इस्तगासा किया जाता है, इस्तगासा दायर होने पर 1 साल कैद या 5,000, इस्तगासा का मतलब कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी कर लेता है और वो पहले से इजाज़त नहीं लेता, ना ही उसके पास कोई परमिशन लेटर है, तो बीवी जाकर इस्तगासा फाइल कर सकती है, एक केस कर सकती है, एक FIR दे सकती है कि जिसके तहत उसके शोहर को 1 साल कैद या 5,000 तक जुर्माना या दोनों सजा जो है वो जो भी कोर्ट उसको बेटर समझेगी वो दोनों सजाएं उसको दे सकती है। अब इसी तरह से मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 अगर हम देखें कि सेक्शन 7 जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो सेक्शन 7 जो है वो हमें तलाक के बारे में बता रहे हैं कि सेक्शन 7 की सब सेक्शन 1 के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो किसी भी शक्ल में तलाक देने के फौरी बाद चेयरमैन को इस बाबत जो है वो एक नोटिस देगा कि मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, और उसकी कॉपी जो है जो वो डिवोर्स देगा, डिवोर्स डीड की कॉपी जो है वो अपनी।
अपनी बीवी को जो है ना वो उसकी कॉपी मुहैया करेगा जो वो चेयरमैन को देगा। फिर सेक्शन 7 की सब सेक्शन 2 के मुताबिक अगर कोई शख्स सेक्शन 1 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 1 साल की कैद और 5,000 जुर्माना या दोनों का वो हकदार ठहरेगा। कि मतलब अगर उसने डिवोर्स कर दिया और उसने चेयरमैन को कॉपी ना दी और उसने अपनी बीवी को भी कॉपी ना दी, ठीक है। अब इसी तरह से सेक्शन 7 की सब सेक्शन 3 हमें ये कहता है कि सब सेक्शन 5 के तहत कि अगर तलाक पहले रद्द न की गई तो चेयरमैन को नोटिस देने से 9वें दिन तक जो है वो काबिल मुअस्सर होगी। यानी कि अगर उसने कोई डिवोर्स किया है और डिवोर्स करने के बाद वो चेयरमैन के पास चली गई है तो उसके बाद जो है फिर उसकी लिमिटेशन काउंट होगी कि अब वो उस पर कितना टाइम हो गया है। पहली डिवोर्स को जो है वो 30 डेज होंगे, फिर 30 डेज होंगे, फिर 30 डेज होंगे तो 90 डेज होंगे, और जब 90 डेज होंगे तो वो इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर वो उनके दौरान ही रुजू कर लेते हैं तो फिर उनकी जो है वो शादी उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर सेक्शन 7 की सब सेक्शन 4 हमें ये कहता है कि तहत नोटिस तलाक वसूली के 30 दिन के अंदर, अब जब उसको नोटिस मिल गया, जैसे मैंने पहले बताया है कि 90 डेज वो पूरे काउंट होंगे, लिमिटेशन उसकी स्टार्ट होती है, 30 दिन के अंदर चेयरमैन सालसी काउंसिल का तकर्रुर करेगी ताकि फ्रीकैन के दरमियान मसालहत कायम की जा सके और सालसी काउंसिल इस बाबत तमाम ज़रूरी कार्रवाई करेगी। मतलब वो दोनों फ्रीकैन को फ़ोन करेगी या किसी भी किस्म से उनसे रब्ता करेगी, कोई कॉपीज जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी, उनका जो एड्रेस होगा उस पर भेजेगी, दोनों को बुलाएगी और मतलब हत्तल इम्कान वो कोशिश करेगी कि दोनों के दरमियान किसी भी तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। और जब रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी तो फिर वो जो उनकी डिवोर्स है वो फिर इफेक्टिव नहीं होगी, उसको फिर ख़त्म करके उनकी शादी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5 के तहत अगर बीवी तलाक देने के वक्त हामला हो तो तलाक मुअस्सर नहीं होती जब तक कि सब सेक्शन 3 में दिए गए वक्त या हमल का इख्तिताम ना हो। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब वो उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, जब वो तो फिर उसके बाद जो है वो उसकी इफेक्टिव हो जाएगी डिवोर्स। अब इसी तरह से सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 ये कहते हैं कि कोई भी चीज बीवी को जिसकी शादी पहले तलाक के जरिए खत्म हो दोबारा उसी खामन से शादी से ना रोक सकती है। मतलब कि अगर उसने एक उसको डिवोर्स किया और फिर उसके बाद वो उससे रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं, मतलब सालसी काउंसिल उसको रिकॉन्सिलिएशन करवा देती है या कोर्ट करवा देती है कि या कोई भी और शख्स जो है वो उनके बीच में मिल बैठकर उनकी मतलब किसी भी तरीके से वो रिकनसाइल हो जाता है मैटर, तो फिर जो है फिर उन दोनों को दोबारा से निकाह की जरूरत नहीं होगी बल्कि उनकी वही शादी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये हमें सेक्शन 7 की सब सेक्शन 6 ये कह रहे हैं। अब तो उसके लिए अब उसकी किसी चीज से अब हता कि उसकी 3 दफा मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ तलाक जो है वो 3 दफा अगर उसने तलाक ना दी गई हो, अगर 1 दफा दी गई हो, लेकिन अगर 3 दफा भी दी गई है और मामला जो है वो यूनियन काउंसिल में चला जाता है और चेयरमैन जो है वो उसकी लिमिटेशन को फिर काउंट करेगा, उसके दरमियान ही अगर मामला रिकनसाइल हो जाता है तो फिर उसको रिकनसाइल कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 में तलाक के अलावा निकाह की तनसीख का बयान है कि यानी जहां तलाक का हक औरत को तफवीज कर दिया गया तो सेम वही सारा प्रोसेस चलेगा डिवोर्स का, या अगर उसने किसी और को ये राइट जो है वो अपना दिया हुआ है तो फिर इसी तरह से जो है जो तलाक का पूरा प्रोसेस है उसी तरीके के साथ जो है उसको डिवोर्स होगी। अब सेक्शन 9 आ गया हमारे पास मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के बारे में इसी मेंटेनेंस के तहत इसी सेक्शन के तहत जो है औरत अपने बच्चों का मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है और इसी तरह से वो अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। इंशाल्लाह इस पर हम लोग एक और पूरा चैप्टर बनाएंगे कि जिसके अंदर हम लोग केस लॉज भी इसमें शामिल करेंगे कि बच्चों का मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ जो है वो उसके साथ लगाई जाएगी और किस तरह से केस को जो है एक मजबूत केस बनाया जा सकता है। अब सेक्शन 9 जो है वो मेंटेनेंस के बारे में है। सेक्शन 7 की सब सेक्शन 1 के मुताबिक कि अगर कोई भी शोहर अपनी बीवी को नानो नफका खर्चा देने में नाकाम रहे और अगर 2 बीवियां हों तो दोनों को बराबर मेंटेन कर रहा हो तो ऐसी बीवी या बीवियां दीगर कानूनी चाराजोई के अलावा चेयरमैन से भी रुजू करेंगी। मतलब अगर कोई शख्स उसने 2 शादियां की हैं या 3 की हैं लेकिन वो उनमें बैलेंस नहीं कर पा रहा किसी भी तरह से, वो उनको मेंटेन ही नहीं रख पा रहा, तो वो जो उनकी बीवियां हैं वो या तो कोर्ट जा सकती हैं तो या वो चेयरमैन के पास जा सकती हैं, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर जो है वो सालसी काउंसिल जो है उसको चेयरमैन जो है एक सालसी काउंसिल बनाएगा, उसको तश्कील देगा और सालसी काउंसिल एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है कि जिसमें
जिसमें रकम का इंदराज होगा और जो खावंद ने अपनी बीवी को हर सूरत में जो है वो अदा करनी होगी। अब मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10 हमें ये कहता है कि हक महर के बारे में बताता है कि अगर किसी का जो हक महर है वो उसमें दिया गया है, जो उसका कालम है हक महर में लिखा गया है, लेकिन उसको उसका देने का तरीक़ाकार नहीं बताया गया, तो जब भी वो बीवी जो है, जो उसकी बीवी है, अगर वो मुतालबा करेगी तो वो उसको देने का पाबंद होगा, उसका हक महर जो है। सेक्शन 11 हमें ये बताते हैं कि पावर टू मेक रूल्स, कि आप रूल्स को जो है कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा, कि अगर किसी भी रूल की हमें बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो वफाकी गवर्नमेंट जो है वो कंटोनमेंट एरियाज़ के मुतालिक और सूबाई हुकूमत दीगर एरियाज़ के मुतालिक ऑर्डिनेंस के मकासद के हसूल के लिए रूल्स बना सकती है। लेकिन अब सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसे रूल्स बनाते हुए हुकूमत ख्याल करेगी कि किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी ना हो, कि जितने भी ये रूल्स दिए गए हैं, और अगर तो वो इसकी वायलेशन करेगी तो उसकी सज़ा में 1 माह कैद और जुर्माना भी उसको हो सकता है, कि जो भी उस रूल्स को बना रहा होगा और अगर उसने वायलेशन कर दी इन सारे रूल्स की जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर हमें स्पेसिफिक लिख दिए हुए हैं। अब इसी तरह सेक्शन 11 की सब सेक्शन 3 जो अभी ये लास्ट है हमारे पास, वो हमें ये कहता है कि इस दफ़ा के तहत बनाए गए रूल्स ऑफिशियल गजट में पब्लिश होंगे और उनका वही असर होगा कि जैसे ऑर्डिनेंस के नफाज पर हुआ था। ठीक है, अब जो रूल्स वो गवर्नमेंट बनाएगी वो इसी तरह से ऑफिशियल गजट में आएंगे और जब वो गजट में आ जाएंगे तो इसी तरह से फिर उसका नफाज भी जो है वो लाजमी हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बाकी लॉ से मुतल्लिक जितनी भी रिलेटेड हमारे पास प्रपोजिशंस आएँ या अगर कोई भी मसाइल है तो हम उसको आपके साथ शेयर कर सकें। और इसी तरह से आपको अगर कोई भी कानूनी मदद लेनी है तो इसके ऊपर मेरा नंबर भी चल रहा होगा, तो उस पर भी आप रब्ता करके आप अपनी कानूनी मदद ले सकते हैं, और या आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो हमारी कमी पेशी हम उसको भी दूर करें, और ताकि जितना हो सकते हैं हम लॉ के मुतालिक जो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।